शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपराजिता जीएस एकेडमी में। लास्ट टाइम का जो वीडियो रहा था हमारा, ये मैंने आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बताया था। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कर दी थी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र के 3 नाम बताए थे। सांगपो या तसंगपो बताया था चीन में। उसके बाद जैसे ही भारत में इंटर करते ब्रह्मपुत्र होता है, जैसे ये बांग्लादेश चले जाते हैं, इसको हम जमुना नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे ही आज हम ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, मतलब बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हम जान लेते हैं कि ये जो मैंने इतनी सारी नदियाँ बना रखी हैं, जितनी सारी नदियों के नाम लिख रखे हैं, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं। ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आप लोगों को हम बता देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, उनके नाम एक बार आप लोग जान लीजिए। सबसे पहली नदी गिरती है दामोदर, दामोदर के बाद स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद पैतरणी, पैतरणी के बाद ब्रह्महाड़ी, उसके बाद महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, कृष्णा के बाद यहाँ पे आती है कृष्णा के बाद आती है यहाँ पे एक नदी मैं भूल गया यहाँ पे लिखना, कृष्णा के बाद कावेरी, कावेरी कावेरी नदी आती है। ठीक है, कावेरी नदी भी आती है। उसके बाद वैगई आती है और एक आती है ताम्रपाड़ी। ये सारी नदियाँ जो है कहाँ गिरती हैं, ये सारी नदियाँ हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होता है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में, मतलब उत्तर हमारा ऊपर होता है। भारत के नक्शा अगर देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे तो उत्तर कहाँ होता है, उत्तर ऊपर की तरफ होता है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली क्रमशः नदियों के नाम, मतलब जो उत्तर से दक्षिण क्रम में जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, हमें उनके क्या करना है, हमें उनके नाम के बारे में जानना होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप लोग लिख लीजिए, उत्तर से दक्षिण क्रम में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले लिख लीजिए दामोदर, हेडिंग डालेंगे आप लोग, उत्तर से दक्षिण क्रम में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। सबसे पहले लिख लीजिए दामोदर, दामोदर के बाद आप लोग लिख लेंगे, दामोदर के बाद आप लोग लिखेंगे स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा के बाद पैतरणी, फिर ब्रह्महाड़ी, फिर महानदी, फिर गोदावरी। गोदावरी और कृष्णा के बीच में एक नदी और आती है, छोटी सी नदी है, इसको बोलते हैं पेन्नार। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पेन्नार, पेन्नार नदी बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी, फिर वागई, फिर ताम्रपाड़ी। ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें मुख्य मुख्य नदियों के बारे में विधिवत जानना है। मुख्य मुख्य नदी हमारी कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हमें विधिवत जानकारी क्या करनी है, प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जो है दामोदर नदी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दामोदर नदी के बारे में हेडिंग डालेंगे। दामोदर नदी के बारे में जानना है। ठीक है, सबसे हेडिंग डाल लिया दामोदर नदी, दामोदर। ठीक है, इस दामोदर नदी में हमें क्या क्या जानना होता है। देखिए, जो ये दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से होकर निकलती है। यहाँ पे जो हमारा है, ये जो है हमारा छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। आप लोगों को केवल इतना ही लिखना है, जो ये हमारी दामोदर नदी है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। निकलने के बाद जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है, पश्चिम बंगाल में ये किससे मिल जाती है, पश्चिम बंगाल में ये हमारी हुगली नदी से मिल जाती है। हुगली नदी किससे अलग हुई है, तो याद रखिएगा, हुगली नदी हमारी गंगा नदी से अलग हुई है। किस जगह से अलग हुई है, ये जो है हमारा, आप लोग को जान लीजिएगा किस नदी से अलग, किस जगह से अलग हुई है। ठीक है, मैं इसके बारे में अभी बता दूंगा, इस वीडियो में ही बता दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा किस नदी से अलग हुई है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। पैतरणी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ब्रह्महाड़ी नदी भी कहाँ गिरती है, ब्रह्महाड़ी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद आप लोग डालेंगे महानदी, हेडिंग डालिए महानदी, महानदी के बारे में हेडिंग डालिए। महानदी के बारे में अगर इसमें लिखना है तो आप लोग सबसे
पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को लिखना है जो महानदी है। देखिए महानदी हमारी है, ये महानदी, ये जो दंडकारे पठार है, ये जो दंडकारे पठार है, ठीक है, दंडकारे पठार से निकलकर कहाँ, दंडकारे पठार के पास से निकलकर कटक के पास में उड़ीसा में, मतलब समझिएगा जो ये महानदी है ये कहाँ से निकलती है, ये दंडकारे पठार से निकलती है। उसके बाद ये उड़ीसा में जाकर कहाँ पे, कटक एक जगह है, उड़ीसा में एक जगह है कटक है, वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे अपना डेल्टा बनाती है। समझिएगा जो महानदी है, आप लोग लिखेंगे ऐसे, महानदी हेडिंग डालिए, लिखिए महानदी दंडकारे पठार से निकलकर कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है, कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। तत्पश्चात यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, तत्पश्चात यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्वर्णरेखा नदी के बारे में भूल गए यहाँ पे बताना, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, कैसे लिखना है आप लोगों को देख लीजिए। जो महानदी है, महानदी दंडकारे पठार से निकलकर जैसे ही यह कटक पे, उड़ीसा में कटक के पास पहुंचती है, वहां पर ये क्या करती है, अपना डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करने के बाद यह अपना जल कहाँ मिला देती है, यह अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में मिला देती है। ठीक है, इसके बाद आप लोग स्वर्णरेखा नदी हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी में देखिए जो स्वर्णरेखा नदी है ये यहाँ पे एक स्थान पड़ता है रांची, रांची। देखिए ये जो रांची स्थान है, स्वर्णरेखा नदी रांची के निकट से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी जो है हमारी, ये रांची के पास से निकलती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ चली जाती है, उसके बाद ये अपना जल कहाँ गिरा देती है, अपना जल जो है उड़ीसा में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखिए, यह स्वर्णरेखा हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यह रांची के निकट से निकलकर, यह रांची के निकट से निकलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में मिलाती है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोग लिखेंगे, जो ये रांची है ये छोटा नागपुर का क्षेत्र में ही पड़ता है। ठीक है, ये रांची में क्या है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी क्या है, बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र से जितना भी पानी निकलता है वो क्या होता है, बहुत गंदा पानी होता है। औद्योगिक क्षेत्र से जितना भी पानी निकलता है वह बहुत ही गंदा पानी होता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र से जो गंदा पानी निकलता है वो किस नदी में छोड़ दिया जाता है, वह स्वर्णरेखा नदी में छोड़ दिया जाता है। समझिएगा, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है, औद्योगिक क्षेत्र में जो भी पानी निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, वो उसको किस नदी में छोड़ा जाता है, उसको जो है उसको इस स्वर्णरेखा नदी में छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि इस स्वर्णरेखा नदी में एक भी जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते, जिसके कारण इस स्वर्णरेखा नदी में एक भी जलीय जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इस स्वर्णरेखा नदी को स्थायी जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इस स्वर्णरेखा नदी को स्थायी जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। अब लिखिएगा, ऐसे लिखेंगे, छोटा नागपुर का क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र है, जिसकी वजह से जितना भी गंदा पानी होता है वह इस स्वर्णरेखा नदी में छोड़ दिया जाता है। जिसकी वजह से जितना भी गंदा पानी है इस स्वर्णरेखा नदी में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इस नदी में एक भी जलीय जीव जंतु नहीं पाया जाता, जिसके कारण इस नदी में एक भी जलीय जीव जंतु नहीं पाया जाता। इसीलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इस नदी को, यानी इस नदी मतलब स्वर्णरेखा नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, स्थायी जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। स्थायी जैविक मरुस्थल क्या होते हैं, जैसे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी, जैसे गोमती को ले लीजिए, अभी हाल ही में गोमती को अस्थायी जैविक मरुस्थल घोषित किया गया था। और जैविक मरुस्थल घोषित मतलब कुछ क्षेत्र, मतलब मान लीजिए गोमती नदी लखनऊ से निकल रही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 किलोमीटर तक क्या हो गया, गोमती नदी को जैविक मरुस्थल घोषित कर दिया गया।
मतलब वहाँ पर जो कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो स्वर्णरेखा नदी है, इस नदी में ही जैविक मरुस्थल नहीं पाया जाता। यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन बनता है, याद रखिएगा। स्थायी जैविक मरुस्थल पूछ लेता है तो स्वर्णरेखा है, अस्थायी आपका बदलता रहता है, ठीक है। सरकार के अकॉर्डिंग जो है अस्थायी जैविक मरुस्थल बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी, देखिए गोदावरी जो नदी है यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी, इसकी लंबाई क्या है 1465 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लेंगे गोदावरी नदी, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी हेडिंग डाल लिया। इसमें लिखे, देखिए यह नदी नासिक के त्र्यंबक से निकलकर यह नासिक कहाँ पड़ता है हमारा, महाराष्ट्र में पड़ता है, या ऐसे लिख सकते हैं यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबक से निकलकर 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र तो हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। मतलब क्या समझिएगा, जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक में एक जगह है त्र्यंबक नामक जगह से निकलती है। उसके बाद 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों में प्रवाहित होने के बाद ये राजमुंद्री के पास, आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री एक जगह है, वहाँ के पास अपना डेल्टा का क्या करती है, निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण करने के बाद यह नदी कहाँ गिरा देती है, अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा आप लोग ने, नासिक से निकलकर 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, नाम लिख लिया। तत्पश्चात अगला पॉइंट लिखेंगे, तत्पश्चात यह राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। राजमुंद्री के बाद अपना डेल्टा बनाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए तो आपका कौन सा हो जाएगा, गोदावरी नदी ही हो जाएगा। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाती है तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है, ठीक है। ठीक, इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नदी है, गोदावरी नदी है, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मैंने 3-4 पॉइंट बताए, फिर से एक बार पॉइंट नोट कर देख लीजिए। यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबक से निकलकर 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जैसे ही ये पहुँचती है राजमुंद्री के पास अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने के बाद यह जो है अपना जल कहाँ गिरा देती है, अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है। यह जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई क्या है, 1465 किलोमीटर है। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब हेडिंग आप लोग डालेंगे, जो है आप लोग हेडिंग डालेंगे गोदावरी की सहायक नदियाँ। गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसकी आप लोग क्या करेंगे, इसकी आप लोग हेडिंग डालेंगे। अब सहायक नदियों के बारे में जान लीजिए। देखिए ये होगी प्रवरा, हो गई ये हो गए प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणरिता और ये हो गई आपकी इंद्रावती। ये नदियां हैं 1 2 3 4 5 6 नदियां क्या है इस गोदावरी, 6 और एक यहाँ पे हो गई मजिरा। ये 7 नदियां क्या है, ये 7 नदियां हमारी गोदावरी की सहायक नदियां। फिर से लिख लीजिए, प्रवरा, पूर्णा,
वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणऋता, इंद्रावती और मजिरा, ये हमारी जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब एक नोट डाल के लिख लीजिए, ऐसे नोट लिख लीजिए, यहाँ पे नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिए, मजिरा एकमात्र सहायक नदी है, मजिरा एकमात्र सहायक नदी है जो गोदावरी को दाएं तरफ से मिलती है। मजिरा एकमात्र सहायक नदी है जो गोदावरी को दाएं तरफ से मिलती है। मजिरा नदी एकमात्र मतलब दाएं तरफ से, दाएं इधर हो गया, इस तरफ से एकमात्र सहायक नदी मिलती है गोदावरी को, वो कौन, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मजिरा। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, इसी में नोट में लिख लीजिए अगला पॉइंट। नोट में आप लोग अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट में आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, जो अगर पूछ लिया जाता है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम बताइए, तो गोदावरी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है, वो हमारी वेनगंगा है। लिख लीजिए आप लोग, गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी वेनगंगा कहलाती है, या वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, अब इसके बाद आप लोग डालेंगे कृष्णा नदी को, कृष्णा नदी को हेडिंग डालेंगे आप लोग कृष्णा नदी। अब देखिए कृष्णा नदी क्या है, ये भी महाराष्ट्र में ही एक जगह पड़ती है, महाबालेश्वर। महाबालेश्वर चोटी से क्या होती है, निकलती है। महाबालेश्वर चोटी से निकलने के बाद ये क्या होती है, फिर ये भी आंध्र प्रदेश में आकर अपना विजयवाड़ा एक नामक स्थान है, आंध्र प्रदेश में एक नाम है, एक स्थान का नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा के पास में अपना डेल्टा बनाकर ये कहाँ गिर जाती है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल मिला देती है। ठीक है, फिर से जान लीजिए। अब हेडिंग डालिए आप लोग, जो है हेडिंग डालिए आप लोग कृष्णा नदी, हेडिंग डालिए आप लोग कृष्णा नदी लिखिए। देखिए आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए, जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलकर 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। मतलब ये महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है, उसके बाद 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। पहला राज्य कौन सा है, पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। दूसरा है कर्नाटक, KT में लिख दे रहा हूँ, के लिख दे रहा हूँ, कर्नाटक KA। तीसरा है तेलंगाना और चौथा है हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 4 राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इन 4 राज्यों में प्रवाहित होने के बाद ये आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है विजयवाड़ा। विजयवाड़े के पास अपना डेल्टा बनाकर ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित कर देती है। ठीक है, आप लोग लिखेंगे कैसे, लिख लीजिए, लिखिए कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर चोटी से निकलकर, महाराष्ट्र के महाबालेश्वर चोटी से निकलकर चार राज्यों में प्रवाहित होते हुए 4 राज्यों में प्रवाहित होते हुए, ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट बनाइए, 4 राज्य के नाम लिख लीजिए। पहला लिखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में प्रवाहित होकर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक स्थान पर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा नामक स्थान पर अपना डेल्टा बनाती है, तत्पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तत्पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब जो हमारा अगला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, ये जो अगर पूछ लिया जाता है दक्षिण की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो कौन सी हो गई, हमारी गोदावरी हो गई। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो कौन सी हो गई, हमारी कृष्णा नदी हो गई। मतलब अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो गई। अगर पूछ लिया जाए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, तो कौन सी हो गई, हमारी कृष्णा नदी हो गई। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। अगला पॉइंट आप लोग यही लिखेंगे, कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब देखिए
देखिए ये जो कृष्णा अपना डेल्टा कहाँ बना रही है, विजयवाड़ा के पास बना रही है, और जो गोदावरी अपना डेल्टा कहाँ बना रही है, राजमुंद्री के पास बना रही है। ये दोनों नदियों के डेल्टा इतने बड़े हो गए हैं, इतने व्यापक रूप ले चुके हैं कि लगभग दोनों नदियों का डेल्टा क्या है, आपस में मिला हुआ प्रतीत होता है, लगभग मिला हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए इन दोनों के डेल्टा के एकदम मध्य में, जैसे ये एक डेल्टा बन गया, ये एक डेल्टा बन गया, ऐसे ये गोदावरी का डेल्टा है, ये किसका है, ये कृष्णा का डेल्टा है। इन दोनों के एकदम मध्य में क्या होती है, कोलेरू झील पाई जाती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, कोलेरू झील किस राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा कोलेरू झील हमारी आंध्र प्रदेश राज्य में क्या होती है, आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ठीक है, और किन दोनों नदियों के बीच में पाई जाती है, तो कृष्णा और गोदावरी के मध्य में जो मध्य में जो है कोलेरू झील पाई जाती है। ठीक है, अब पूछ लिया जाए जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो हेडिंग डालेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। लिखिए, तुंगभद्रा, धारप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, धारप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, मैं लिख दे रहा हूँ, तुंगभद्रा, धारप्रभा, मालप्रभा, भीमा। देखिए ये सब आप लोग लिखते रहिएगा, तुंगभद्रा, धारप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा और पंचगंगा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सब क्या है, ये सब हमारी जो है, ये सब हमारी कृष्णा नदी के सहायक है। एक नदी और सहायक है जिसको हम लोग बोलते हैं मूसी, मूसी नदी। मूसी नदी एक कौन सी है, ये और सहायक है। फिर से देख लीजिए कौन कौन सी नदी सहायक हैं। देखिए, तुंगभद्रा, धारप्रभा, मालप्रभा, भीमा, दूधगंगा, मूसी, पंचगंगा, ये सब क्या है, हमारी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हैं। याद रखिएगा, जो मूसी नदी है, इसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। कभी वो पूछ लेता है हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये मूसी नदी है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, अगला जो पॉइंट रहेगा, अगली जो नदी रहेगी हमारी, ये कावेरी नदी रहेगी। ठीक है, अगली जो नदी रहेगी हमारी कावेरी नदी रहेगी। कावेरी नदी के बारे में हमें जानना है, कावेरी नदी के बारे में जानना है। ठीक है, अब देखिए कावेरी नदी के बारे में जानिए। देखिए, ये हमारा एक स्थान पड़ता है ब्रह्मगिरी। ये ब्रह्मगिरी स्थान पड़ता है कर्नाटक में। कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है ब्रह्मगिरी, और ब्रह्मगिरी पर एक स्थान पड़ता है पुष्पगिरी चोटी। मतलब एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर एक स्थान पड़ता है पुष्पगिरी चोटी पड़ता है। पुष्पगिरी चोटी की, देखिए फिर से, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पुष्पगिरी चोटी से निकलकर 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। उस तत्पश्चात अपना जल कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। देखिएगा, ये यहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक, फिर यहाँ पे पड़ जाता है हमारा केरल, और ये हमारा क्या है? तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में होकर प्रवाहित होती है। आप लोग लिखेंगे कैसे? लिखिए कृष्णा नदी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे यह कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ी की, कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ी की पुष्पगिरी चोटी से निकलकर, ब्रह्मगिरी पहाड़ी की पुष्पगिरी चोटी से निकलकर 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
तत्पश्चात अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तत्पश्चात अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, तत्पश्चात अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं, तो लिख लीजिए। सिमसा है, हेमवती है, अमरावती है, भवानी है। सिमसा, हेमवती, सिमसा, हेमवती, अमरावती, भवानी, भवानी, ये सब इसकी क्या है, इसकी ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, लोक पावनी भी है। ठीक है, लोक पावनी, बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगली नदी जो होती है हमारी, ये वैगई नदी है। ये वैगई नदी हमारी, देख लीजिए, ये वैगई नदी हमारी पुरुषनाद हिल से निकलती है, मतलब पुरुषनाद पहाड़ी से निकलती है। और इसी वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, इसी वैगई नदी के किनारे हमारा मदुरई शहर स्थित है। याद रखिएगा, ये जो वैगई नदी है ये हमारी पुरुषनाथ हिल से निकलती है। इसी नदी के किनारे क्या है, हमारा वैगई शहर स्थित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिरी नदी की, अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई पहाड़ी से निकलकर कौन सी नदी निकलती है, ताम्रपाड़ी नदी निकलती है। अब देखिए, ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट डाल के आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए। पूरे भारत में जाड़े के मौसम में या ठंडी के मौसम में, मात्र ठंडी के मौसम में केवल और केवल इस कोरोमंडल तट पर ही वर्षा होती है। जाड़े के मौसम में जो है, ठंडी के मौसम में पूरे भारत में केवल एक जगह पर वर्षा होती है, वो तमिलनाडु का है कोरोमंडल तट। क्यों यहाँ पे वर्षा होती है, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी मानसून, ये जो मानसून ऊपर से चाइना की तरफ से आता है, वो आके सीधे कहाँ टकराता है, यहाँ पे टकराता है। क्योंकि हमारा यहाँ पे ऊपर हिमालय है, हिमालय से टकराकर मानसून कहाँ रह जाता है, उधर ही रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे पूरे भारत में ठंडी का मानसून वर्षा नहीं कर पाता। यानी उत्तर पूर्वी जो मानसून है ये पूरे भारत में वर्षा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हिमालय है, हिमालय से टकराकर क्या हो जाता है, उधर ही रुक जाता है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून है, मतलब जो कुछ मानसून क्या होता है, पूर्वी इलाके से होता हुआ कहाँ सीधे टकराता, सीधे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे टकराता है, जिसके कारण पूरे भारत में अगर ठंडी में वर्षा होती है तो केवल और केवल कहाँ होती है, केवल और केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है, एक बार इसको इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए। पूरे भारत में ठंडी के मौसम में वर्षा केवल और केवल तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। कब, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, अब भी देखिए, कावेरी नदी में कुछ चीज़ बताना भूल गया मैं यहाँ पे। कावेरी नदी जो मैं बता रहा था, कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी जब मैं बता रहा था तो कावेरी नदी में जो कावेरी नदी का जल विवाद है, देखिए मैंने बताया, जब कावेरी नदी में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कावेरी नदी जो है ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। लेकिन जो कावेरी नदी का जल विवाद है वो कितने राज्यों में है, वो हमारा 4 राज्यों में है। कौन सा राज्य बढ़ता है, देखिए, कर्नाटक, केरल और तमिल, ये 3 राज्य में तो प्रवाहित होती है। साथ में एक राज्य बढ़ जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो बढ़ता है, ये राज्य क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी से आंध्र प्रदेश से एक नदी बहकर किस में आ जाती है, कावेरी नदी में मिल जाती है आके, जिसके कारण आंध्र प्रदेश सरकार है वो क्या कहती है, वो कहती है इस नदी पे, इस कावेरी नदी के जल पे हमारा भी अधिकार है। और याद रखिएगा, जो जल है, जल पर पूर्णतया किसका अधिकार होता है, पूर्णतया राज्य सरकार का अधिकार होता है, यानी राज्य सरकार की सूची में आते हैं, न कि केंद्र सरकार की सूची में आते हैं। ठीक है,
ठीक, इतना तो मैंने आप लोगों को फिर से एक बार आप लोगों ने बता दिया। फिर से आप लोग जिसको भी वीडियो ना समझ में आया हो, ना कोई चीज़ भूल रहे हो या ना समझ पा रहे हो, तो फिर से वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और एक बात आप लोगों को बता दें, हमारे वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ठीक है। अगला जो अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की नदियों में अंतर जानना है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, हिमालय भारत मतलब उत्तर भारत, हिमालय गंगा का मैदान का भारत। इन जो है नदियों में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है इन दोनों नदियों में। तो एक तरफ आप लोग डालेंगे, मैं इसको इधर से मिटा दे रहा हूँ, एक तरफ डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय, और दूसरी तरफ डालेंगे हिमालय, हिमालय प्रायद्वीपीय नदियाँ डालेंगे, हिमालय की नदियाँ डालेंगे। ठीक है, दो अब आप लोग को अंतर डिसाइड करना है क्या है। प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की नदियों में अंतर क्या है, यह ध्यान लीजिएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है, अत्यंत पुरानी हैं। पहला पॉइंट आपको यही लिखना है। जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं इसका जो बहुत पुरानी है, और जो हिमालय की नदियाँ हैं इनका उद्गम अभी जल्दी में हुआ है। पहला पॉइंट आप लोग यही डालेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अत्यंत पुरानी हैं, जबकि हिमालय की नदियाँ का उद्गम अभी जल्दी में हुआ है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो आप लोग डाल लिया, दूसरा पॉइंट आप लोग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है इसकी जो नदियाँ हैं ये अधिकतर वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था में, मतलब वृद्ध हो चुकी हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये जो नदियाँ हैं जैसे गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, ये कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये जो नदियाँ हैं ये अधिक वृद्ध नदियाँ हो चुकी हैं। जबकि जो हमारी हिमालय की नदियाँ हैं वो क्या हैं, वो युवावस्था, अपनी युवावस्था में है। पहला, अगला आप लोग दूसरा पॉइंट डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत में, यह नदियाँ दूसरा पॉइंट डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत में, यह नदियाँ अपनी वृद्धावस्था में हैं। और हिमालय में डालेंगे यह नदियाँ अपनी युवा अवस्था में हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग क्या डालेंगे, तीसरा पॉइंट आप लोगों को डालना है, तीसरा पॉइंट आपको डालना है जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हुआ है ये कठोर चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण हुआ है, मतलब हमारे दक्षिण भारत का जो निर्माण हुआ है, ये देखिए, अगर आप लोग प्रायद्वीपीय भारत नहीं समझ पा रहे हैं तो इससे पहले हमें प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आप मैंने ऊपर लेके प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा रखा है, तो उसको आप लोग देख जरूर लीजिएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है, प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है यह बहुत ही कठोर संरचना है, जबकि हिमालय की संरचना क्या है, मिट्टी है। हिमालय की संरचना क्या है, मिट्टी है, ये बहुत ही मुलायम है। तो इसीलिए यह प्रायद्वीपीय भारत में आप लोग लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की संरचना अत्यंत कठोर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या करती हैं, विसर्पण नहीं कर पाती। मतलब विसर्पण का मतलब ये क्या है, इस तरह काट के चल नहीं पाती, मतलब ज़मीन को काट नहीं पाती हैं। और जबकि हिमालय की नदियाँ क्या है, हिमालय की नदियाँ विसर्पण करते हुए चलती है, ऐसे ऐसे करते चलती है, मतलब एक ज़मीन को काटते हुए, जिधर भी उन्होंने ज़मीन काट ली उधर क्या हो गया, उनको रास्ता मिल गया। ठीक, आप पॉइंट लिखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ विसर्पण नहीं करती, क्योंकि क्योंकि संरचना कठोर है। हिमालय की नदियाँ विसर्पण करते हुए क्या करती हैं, विसर्पण करते हुए चलती हैं। अब देखिए, अब चौथा पॉइंट आप लोग डालेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ वर्षवाहिनी नहीं होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं ये वर्षवाहिनी नहीं होती हैं, जबकि हिमालय की नदियाँ क्या होती है, वर्षवाहिनी होती हैं। क्यों, हिमालय की नदियाँ क्या होती हैं, ऊपर से ग्लेशियर से निकलती हैं, जो ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है, तब क्या होता है, तब भी नदियों को पानी प्राप्त होता रहता है। और दूसरा, वर्षा का जल से तो नदियों का पानी प्राप्त होता ही होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं इनको केवल और केवल क्या होता है, वर्षा के जल पर ही क्या होती हैं, निर्भर करती हैं। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट डालेंगे, यह नदियाँ
प्रायद्वीपीय भारत में डालेंगे यह नदियाँ वर्षवाहिनी नहीं होती। हिमालय में डालेंगे यह नदियाँ वर्षवाहिनी होती हैं। 5वां पॉइंट डाल देंगे प्रायद्वीपीय भारत में, इनको केवल केवल वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। और आप लोग हिमालय में डाल देंगे यह वर्षा तथा ग्लेशियर पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, आज का जो प्रायद्वीपीय भारत का जो टॉपिक है ये यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय भारत का नहीं है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा अरब सागर में गिरने वाली नदियों का रहेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।